ना जी, मैं जीप ले जा रही हूँ। इन पहाड़ियों से निकलने के लिए झील के दूसरी तरफ तुम्हें एक रास्ता मिल जाएगा। उस तरफ कबायलियों की एक बस्ती भी है। अगर तुम भेड़ियों और कबायलियों से बच सको तो मैं तुमको 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ। इन 2 दिनों में जहां तक जा सकते हो चले जाओ। उसके बाद ब्लैक कैट्स के जरिए तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी। तुम जानते हो ब्लैक कैट स्क्वाड में कैसे कैसे सफाक और बेरहम लोग हैं, और तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि देखते ही गोली मार देंगे। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मैं जा रही हूँ। जय हिंद। रत्ना चीखी, पकड़ो उसे नाची। वो हमारा सब कुछ लेकर भाग रही है। वो उस रास्ते की तरफ लपकी जिस तरफ से हम आए थे। मैंने बाजू पकड़कर उसे रोक लिया, कहा बेकार है। हमारे वहां पहुंचने तक वो बहुत दूर जा चुकी होगी। इस ढलान पर 300-400 गज ऊपर चढ़ना आसान नहीं है। रत्ना रूहांसी आवाज में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही कहती थी कि उसे बांध कर रखो, वो धोखा दी जाएगी। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं वाकई इस मर्तबा भी धोखा खा गया। वो यकीनन किसी मौके की तलाश में थी और मौका मिलते ही वो हमारा सूटकेस भी ले उड़ी। उसने वाकई बड़ी होशियारी का सबूत दिया। अगर वो खाली हाथ जीप से उतर कर भागती तो शायद हम उसका पीछा न करते, लेकिन वो सूटकेस साथ ले गई। हम जिस तरह उस सूटकेस की देखभाल कर रहे थे, उससे उसे अंदाजा हो गया था कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी में है। वो मेरे साथ भेरू के तहखाने में उसकी दौलत देख चुकी थी। उसे ये भी शुबा हुआ होगा कि हो सकता है उस दौलत का कुछ हिस्सा उस सूटकेस में हो, इसीलिए वो सूटकेस अपने साथ ले गई थी। उसे यकीन था कि हम दोनों जीप छोड़कर उसके पीछे भागेंगे। इन पहाड़ों में रूपोश होने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो तो हमें चक्कर देना चाहती थी कि हम जीप छोड़कर उसके पीछे भागेंगे तो वो हमें चक्कर देकर सड़क पर वापस आ जाएगी। वो अपने मकसद में 100% कामयाब रही और हम बेवकूफ बन गए। उसी वक्त जीप का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। बेला इतनी देर तक शायद पेट्रोल डालती रही थी और अब उसने जीप स्टार्ट कर ली थी। चंद ही सेकंड के बाद ऊपर सड़क पर हेडलैंप्स की रोशनी दिखाई दी। कुछ देर तक रोशनी सड़क के साथ साथ चट्टानों पर मुतहर्रक दिखाई देती रही और फिर गायब हो गई। रत्ना के मुंह से निकला, चली गई वो। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, और अब हमें भी चलना चाहिए। उसने कम से कम एक मेहरबानी तो की है कि इन पहाड़ियों से निकलने का रास्ता बता दिया है, वरना हम भटकते ही रहते। रत्ना बोली, लेकिन अगर इसमें भी धोखा हुआ तो हम इन पहाड़ियों में ही भटकते रहेंगे। बेहतर है कि हम सड़क पर पहुंचकर उसी तरफ चलना शुरू कर दें जिस तरफ जीप गई है। मैंने कहा, नहीं, वो एक उसूल पसंद दुश्मन है। मैं भी उस पर इस हद तक तो एतमाद कर सकता हूँ कि उसने रास्ते के बारे में गलत बयानी से काम नहीं लिया होगा, और यूं भी सड़क पर चलते रहना हिमाकत होगी। पहाड़ियों में सड़क का रास्ता ज्यादा तवील होता है, लेकिन हो सकता है कि दूसरा रास्ता हमें जल्द ही पहाड़ियों से बाहर ले जाए। आओ उस तरफ चलते हैं। हम झील की तरफ चलने लगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे दरख्त गुंजान होते गए। रात के वक्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ये कौन से दरख्त थे, लेकिन चीड़ की तरह बिल्कुल सीधे और पत्ते छतरियों की तरह बहुत ऊपर थे। बीच में कोई शाख नहीं थी। झील और दरख्तों की वजह से उस जगह खासी खुनकी थी। रत्ना मेरे साथ जुड़कर चल रही थी। उसके जिस्म पर सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट था और जाहिर है उसे मुझसे ज्यादा सर्दी लग रही थी। झील के किनारे पर हम रुक गए। मैं इधर उधर देखने लगा। अचानक रत्ना की डरी डरी सी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो बोली, वो देखो उधर, चीता। मैंने उसे ऐनक लेकर अपनी आंखों पर लगा ली। वो चीता नहीं, कोई और जानवर था जो झील से पानी पीकर किनारे पर बैठा हुआ था। ये जानवर हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता था, इसलिए मैंने उस तरफ जाने का इरादा बदल दिया और दूसरी तरफ देखने लगा, और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। दाएं किनारे पर हमसे तकरीबन 200 गज के फासले पर कुछ हट थे। मैंने हट्स की तरफ इशारा किया, कहा, चलो उस तरफ चलते हैं। रत्ना बोली, मुझे सर्दी लग रही है। उसके दिल पर खौफ सा तारी हो रहा था और इस खौफ की ही वजह से उसे पहले से ज्यादा सर्दी लगने लगी थी। मैंने उसे अपने साथ लगाकर तेज तेज चलने की कोशिश की। इस तरह हम तकरीबन आधे घंटे में उन हट्स तक पहुंच सके जिनकी तादाद 5 थी और एक दूसरे से 10-10, 15-15 गज के फासले पर थे। रत्ना अब थर थर कांप रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसे संभाले हुए था। लकड़ी के वो हट्स गैर आबाद और टूटे फूटे थे। मैं किसी ऐसे हट की तलाश में था जहां सर्दी से बचने के लिए पनाह ली जा सके। इसी दौरान किसी तरफ से गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो 2 भेड़िए थे जो खूंखार दांत निकाले हम पर गुर्रा रहे थे। मैंने जमीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ दे मारा। मेरा निशाना इतना अच्छा नहीं था। वो दोनों न सिर्फ बच गए बल्कि पहले से ज्यादा खौफनाक अंदाज में गुर्राने लगे। मैं रत्ना को लेकर तेजी से एक और हट की तरफ बढ़ा। दोनों भेड़िए हमारी तरफ लपके। शदीद सर्दी के बावजूद मेरे जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे। रत्ना की हालत तो पहले से भी बदतर हो गई थी, लेकिन फिर अचानक ही वो मेरा हाथ छोड़कर नीचे झुकी और एक पत्थर उठाकर दे मारा। इत्तेफाक से ये पत्थर एक भेड़िए के सर पर लगा। वो पहले तो बिलबिलाया, फिर तैश में आकर पहले से ज्यादा खौफनाक अंदाज में गुर्राने लगा।
मुझे अंदेशा था कि उनके गुर्राने की आवाज सुनकर उनके और उनके भाई बंद यहाँ न पहुंच जाएं। ऐसी सूरत में हमारे जिंदा बच जाने का कोई सवाल ही नहीं था। भेड़िया अकेला हो तो और बात है, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा हो तो शेर की तरह दलेर हो जाते हैं। मैं रत्ना का हाथ पकड़कर अगले कॉटेज की तरफ लपका, जिसमें दरवाजा भी था और आधे के करीब खुला हुआ था। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने एक नजर में कॉटेज के अंदर का जायजा लिया। उस वक्त एक भेड़िया हमारी तरफ लपका। मैंने रत्ना को अंदर धकेल दिया और खुद भी अंदर दाखिल होकर धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। उस लम्हे हल्के से धमाके की आवाज सुनाई दी। भेड़िया दरवाजे से टकरा रहा था। मैंने दरवाजे को मजबूती से दबाए रखा और ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। दरवाजे के तकरीबन दरमियान में चमड़े का तकरीबन 6 इंच का पट्टा लगा हुआ था। उसके सामने चौखट में एक मोटी सी कील थी जो ऊपर को मुड़ी हुई थी। चमड़े के उस पट्टे में थोड़े थोड़े फासले पर कई सुराख थे। मैंने एक सुराख से पट्टे को मुड़े हुए कील में फंसा दिया और दरवाजे से टेक लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। बाहर गुर्राहटों की तादाद में इजाफा हो रहा था। कुछ और भेड़िए भी वहां जमा हो रहे थे और फिर दरवाजे पर पंजे मारने की आवाजें सुनाई देने लगी। बड़े अक्लमंद भेड़िए थे। पंजे मार मार कर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल हम अब उनकी खूंखारी से महफूज हो चुके थे। अपनी कैफियत पर काबू पाने के बाद मैं उस हट का जायजा लेने लगा। 10 बाई 10 फुट का कमरा था। दाएं और बाएं तरफ की दीवारों में 2 बाई 3 फुट की खिड़कियां थीं, जिन्हें लकड़ी की पट्टियां लगाकर बंद कर दिया गया था। लिहाजा भेड़ियों का उन खिड़कियों की तरफ से भी कोई खतरा नहीं था। कॉटेज के फर्श पर प्याल बिछी हुई थी और रत्ना उस प्याल पर औंधी पड़ी थर थर कांप रही थी। मैंने कहा, रत्ना यहाँ आ जाओ, भेड़िया अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रत्ना ने बमुश्किल मेरी तरफ देखा। खौफ और सर्दी से उसके दांत बज रहे थे। वो घुटनों के बल घसीटती हुई मेरे करीब आई। 15-20 मिनट तक रत्ना के दांत बजते रहे और फिर वो बतदरीज अपने आप पर काबू पाती चली गई। भेड़िए अब दरवाजे पर पंजे नहीं मार रहे थे, अलबत्ता वक्फे वक्फे से उनके गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन मैंने दरवाजे की एक निस्फ इंच चौड़ी झर्री में से बाहर झांका तो एक लम्हे को कांप गया। वो 8 भेड़िए थे जो कॉटेज के सामने बैठे हुए थे। उन सब की चमकती हुई आंखें दरवाजे पर लगी हुई थीं और मैं ये सोचे बगैर न रह सका कि अगर ये खूंखार भेड़िए दिन निकलने के बाद भी इसी तरह कॉटेज की नाकाबंदी और महासरा किए रहे तो हम यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। दरवाजे के नीचे और दरवाजे में से ठंडी हवा आ रही थी। दरवाजा खासा मजबूत था। भेड़ियों के पंजों से उसके खुल जाने का अंदेशा नहीं था। उस वक्त तो सिर्फ एक ही खतरा था जिससे हम महफूज हो गए थे। मैंने भी अपना सर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। आहट की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। मैंने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा। कमरे में अंधेरा था मगर खिड़कियों से बाहर मध्यम सा उजाला फैल रहा था। इस तरह सर न्योड़ाए सोते में मेरी ऐनक नीचे गिर गई थी। मेरे ख्याल में अब ऐनक लगाने की जरूरत नहीं थी। मैंने उसे फोल्ड करके कमीज की जेब में रखा और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा कि वो आवाज कैसी थी और कहां से आई थी। दूसरी मर्तबा वो आवाज फिर सुनाई दी तो मैं दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके साथ ही मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। दिन की रोशनी फैल रही थी और हट के बाहर भेड़िए अभी तक मौजूद थे और दरवाजे पर पंजे मार रहे थे। और फिर मैं उछल पड़ा। दाईं तरफ वाली खिड़की की तरफ देखने लगा। उस खिड़की पर लकड़ी की पट्टियां कीलों की मदद से इस तरह लगाई गई थीं कि एक क्रॉस बन गया था। इस तरह वो खिड़की 4 हिस्सों में तकसीम हो गई थी और एक छोटा बच्चा भी उसमें से नहीं गुजर सकता था। लेकिन बाहर से एक भेड़िया उछल कर उस खिड़की के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कम बहुत बड़े अक्लमंद और मुस्तकिल मिजाज भेड़िए थे। उन्हें मालूम था कि शिकार अंदर मौजूद है। उन्होंने तो रात बाहर बैठे बैठे गुजार दी थी और अब दिन का उजाला फैलने पर एक बार फिर कोशिश शुरू कर दी थी। मैं बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर बैठा रहा। हमारी तरफ से कोई हरकत उन भेड़ियों को होशियार कर सकती थी। रत्ना मेरी गोद में सर रखे सो रही थी। वो इस तरह दोहरी हो रही थी कि घुटने पेट से लगे हुए थे। सर्दी की वजह से उसके बदन में हल्की सी कपकपाहट थी। रात बीत गई मगर सर्दी में इजाफा हो गया था और ये सर्दी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक सूरज तुलू नहीं हो जाता। बाहर से गुर्राहट की आवाजें सुनाई देने लगी। लगता था जैसे 2 भेड़िए झुंझुलाकर आपस में ही लड़ पड़े हों। गुर्राहट की आवाज सुनकर रत्ना भी हड़बड़ा कर उठ गई और खौफजदा सी होकर मुझसे लिपट गई। उसके मुंह से डरी डरी सी आवाजें निकल रही थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए सरगोशी में कहा, डरो नहीं, हम महफूज हैं। दिन का उजाला फैल रहा है और मेरा ख्याल है कि पूरी तरह रोशनी फैलते ही ये भेड़िए यहाँ से भाग जाएंगे। उसी लम्हे एक और भेड़िए ने खिड़की पर छलांग लगाई। रत्ना ने उसे देख लिया। उसने चीख कर मुझे इस तरह अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया कि मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। मैं एक बार फिर उसकी पीठ थपथपाने लगा। कहा, डरो नहीं, भेड़िया अंदर नहीं आ सकता। रत्ना बदस्तूर मुझसे लिपटी रही और मैं उसकी पीठ थपथपाता रहा। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। बाहर दिन की रोशनी अब वाज़े होती जा रही थी। कुछ देर के बाद भेड़ियों ने अपनी कोशिश भी तर्क कर दी। न दरवाजे पर पंजे मारे जा रहे थे और न ही कोई भेड़िया पहले ही की तरह खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो शायद मायूस होकर बैठ गए थे।
आधा घंटा और गुजर गया। मैंने रत्ना को अपने से अलग किया। वो दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई। उसने अपना सर घुटनों में दे लिया और उठे हुए घुटनों को दोनों बाहों की लपेट में ले रखा था। मैं अपनी जगह से उठकर दबे पांव चलता हुआ खिड़की के करीब आ गया और मोहतात अंदाज में बाहर झांकने लगा। दूसरे ही लम्हे मैं चौंक गया। बाहर धुंध फैली हुई थी। धुंध इस कदर दबीस थी कि चंद गज आगे की कोई चीज ही दिखाई नहीं दे रही थी। झील, पहाड़ियां और दरख्त गहरी धुंध की लपेट में आकर निगाहों से ओझल हो चुके थे। उस धुंध की वजह से भी सर्दी में इजाफा हो गया था। मैं दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गया। रत्ना घुटनों में सर दिए बैठी हुई कांप रही थी। तकरीबन 1 घंटा और गुजर गया। बाहर दिन की रोशनी अब बहुत वाज़ेह हो गई थी। धूप के आसार दिखाई दे रहे थे। मैंने रत्ना को एक तरफ हटाया और अपनी जगह से उठना ही चाहता था कि एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई थी। मेरे साथ रत्ना भी उछल पड़ी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो दोबारा मुझसे लिपट गई। वो फायर की आवाज थी जो खासी भारी थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी न हुई कि 12 बोर की बंदूक से फायर किया गया था। ऐसी बंदूकें आमतौर पर जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या बैंकों के गार्ड्स के पास ऐसी बंदूकें देखी जा सकती हैं जिन्होंने कमर पर बंधे हुए बेल्ट में मोटे मोटे कारतूस सजा रखे होते हैं। मैंने रत्ना को एक तरफ हटाया और उठकर खिड़की के करीब पहुंच गया। बाहर अब धूप फैली हुई थी और धुंध गायब थी। झील का पानी धूप में चमक रहा था। मेरे ख्याल में वो कोई शिकारी था। ऐसी जगहों पर सुबह के वक्त शिकार आसानी से मिल जाता है। जानवर पानी पीने के लिए आते हैं तो उन्हें आसानी से शिकार कर लिया जाता है। इस इलाके में हिरनों की बहुतायत थी। मैं खिड़की से इधर उधर देखता रहा। सामने झील थी मगर ज्यादा बड़ी नहीं थी। पैदल चलते हुए 2 घंटों में उसके गिर्द चक्कर लगाया जा सकता था। झील के चारों तरफ कद्दावर दरख्तों की भी बहुतायत थी। सामने दूसरे किनारे पर भी कुछ वीरान हट्स दिखाई दे रहे थे। बड़ी खूबसूरत झील थी। बेहतरीन तफरीगाह थी। मगर मुझे हैरत थी कि ये जगह वीरान क्यों है। टूटे फूटे हट्स की मौजूदगी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि चंद साल पहले तक यहाँ बड़ी रौनक हुआ करती होगी। फिर किसी वजह से लोगों ने इस तरफ आना छोड़ दिया और ये इलाका वीरान हो गया। खिड़की से मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया जिसने गोली चलाई थी। मैं रत्ना के करीब आ गया और उससे मशवरा करने लगा कि हमें इस वक्त बाहर जाना चाहिए या नहीं। हो सकता है वो शिकारी अकेला हो या उनकी तादाद ज्यादा हो। वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते थे और मददगार भी। आखिरकार मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। भेड़ियों की मौजूदगी का अब सवाल ही नहीं था। ये मखलूक आमतौर पर रात के वक्त शिकार की तलाश में निकलती है और दिन के वक्त अपने भट्ट में दुबकी रहती है। और गोली चलने के बाद तो किसी भेड़िए का आसपास मौजूद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरवाजा खोलने से पहले मैंने एहतियातन झर्री में से बाहर झांक कर देखा। तकरीबन 150 गज दूर झील के किनारे कोई जानवर टहलता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा और कुछ नहीं था। मैंने चमड़े का फीता कील से खींचकर दरवाजा खोल दिया। चमकीली धूप फैली हुई थी। धुंध का अब नामो निशान तक नहीं था। चमकती हुई सुनहरी धूप बड़ी भली लग रही थी। मैं रत्ना को भी बाजू से पकड़कर बाहर ले आया और हट की दीवार के साथ धूप में बिठाकर खुद भी उसके साथ बैठ गया। मैं भी रात भर सर्दी में ठिठरता रहा था। उस वक्त धूप में ज्यादा हिद्दत नहीं थी, लेकिन ठिठरे हुए बदन को बहुत अच्छी लग रही थी और मैं जानता था कि सूरज जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा धूप में तपिश बढ़ती जाएगी और उस वक्त बदन को भली लगने वाली यही धूप झुलसाने लगेगी। रत्ना अब कपकपा नहीं रही थी। मैं उसे वहीं छोड़कर कॉटेज के दूसरी तरफ आ गया और उसके साथ ही मुझे चौंकना पड़ा। तकरीबन 100 गज के फासले पर दरख्तों के नीचे बगैर छत की एक सफेद मारुति जीप खड़ी थी और उससे तकरीबन 150 गज आगे झील के किनारे के करीब एक आदमी किसी चीज पर झुका हुआ था और जब वो सीधा हुआ तो मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो काला हिरन था जिसे उसने शिकार किया था। काला हिरन इस इलाके में नायाब था और उसके शिकार पर सख्त पाबंदी थी। खिलाफ वर्जी करने वाले को भारी जुर्माने के अलावा 6 महीने की कैद की सजा भी दी जा सकती थी। वो शख्स यकीनन ये सब कुछ जानता होगा और मुझे हैरत थी कि उसके बावजूद उसने काले हिरन का शिकार क्यों किया। उसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। सेहतमंद और कदरे दराज कामत था। उसने सफेद टी शर्ट और खाकी पतलून पहन रखी थी। एक हाथ में डबल बैरल बंदूक थी, दूसरे हाथ से उसने हिरन की टांग पकड़ रखी थी और उसे घसीटता हुआ जीप की तरफ लाने लगा। मैं कॉटेज की आड़ में खड़ा उसे देखता रहा। उस शख्स ने मुर्दा हिरन को उठाकर जीप के पिछले हिस्से में डाल दिया। चंद लम्हे वो वहां खड़ा रहा। झील के किनारे पर पहुंचकर दाईं तरफ चलता रहा। वो तकरीबन 200 गज दूर निकल चुका था। अगरचे वो हमारे सामने से गुजरा था लेकिन उसने हमारी तरफ नहीं देखा था। मैंने रत्ना को वहीं बैठे रहने का इशारा किया और तेज तेज कदम उठाता हुआ जीप की तरफ चलने लगा। मुझे वहां पहुंचने में ज्यादा देर न लगी। जीप के पिछले हिस्से में आमने सामने 2 सीटें थीं जिनके दरमियान वो मुर्दा काला हिरन पड़ा हुआ था। बहुत खूबसूरत हिरन था। काला हिरन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता था और उसकी नस्ल भी नापैद होती जा रही थी।
उसकी खाल बहुत महंगी बिकती थी और इसलिए शिकारी भी कैद और जुर्माने के खतरे की परवाह किए बगैर उसकी ताक में रहते थे। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर कुछ ऐसी चीजें पड़ी थीं जो मेरे मतलब की नहीं हो सकती थी। अलबत्ता उस सीट के सामने एक नेट मैट, एक टिफिन और चाय का बड़ा सा फ्लास्क रखा हुआ था, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये शिकारी कहीं बहुत दूर से आया है और पूरा दिन यहाँ रहने का इरादा रखता है। जीप के पिछले हिस्से में पेट्रोल का एक बड़ा डिब्बा भी रखा हुआ था। उस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी चीज चाय थी। बगैर इजाजत किसी की कोई चीज लेना न सिर्फ ताजीरी बल्कि अखलाकी जुर्म भी था, लेकिन उस वक्त हमें उस चीज की जरूरत थी और फिर नजरिया जरूरत के तहत मैंने वो फ्लास्क उठा लिया। मैंने अभी फ्लास्क उठाया ही था कि एक निस्वानी चीख सुनकर उछल पड़ा। चीख की ये आवाज कॉटेज की तरफ से आई थी और जाहिर है चीखने वाली हस्ती रत्ना के अलावा कौन हो सकती थी। मैंने फ्लास्क वहीं छोड़ा और कॉटेज की तरफ दौड़ लगा दी। वहां तक पहुंचने में मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। सूरत हाल खासी तशवीशनाक थी। उस शिकारी ने रत्ना को दबोच रखा था। रत्ना उस वक्त जमीन पर गिरी हुई थी और वो शख्स उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आओ देखा न ताओ उस शख्स को सर के बालों से पकड़कर पीछे खींच लिया। उसे शायद मुदाखलत की तवक्को नहीं थी। वो बुरी तरह बदहवास हो गया। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसे घूंसों और ठोकरों पर रख लिया। मैंने गुर्राते हुए कहा, तुम इसे भी शिकार समझे थे जो आसानी से तुम्हारे हाथ आ जाती? वो लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल गिरा। उसने उठने की कोशिश करने की बजाय हाथ जोड़ लिए। वो गिड़गिड़ाया, मुझे क्षमा कर दो महाराज, गलती हो गई। मैंने उसे घूरा कहा, तुम क्या समझते थे ये लावारिस है? वो बोला, मैं इस देवी को लावारिस ही समझा था महाराज। मैं समझा था कि कोई इसे कहीं से भगा कर लाया है और अपना काम निकाल कर इसे यहाँ छोड़कर भाग गया है। इसकी हालत भी ऐसी थी महाराज, क्षमा कर दो महाराज, जो कहो मैं देने को तैयार हूँ। मैंने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और ये जगह इतनी वीरान क्यों है? वो बोला, कई साल पहले यहाँ एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। सुना है वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए जयपुर से आई थी। वो लोग हफ्ते भर का प्रोग्राम बनाकर आए थे और इस गिरोह में लड़के भी थे और लड़कियां भी। उन दिनों यहाँ एक पंडित भी ठहरा हुआ था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, मगर वो पंडित बड़ा बदमाश निकला। एक रात वो शकुंतला नामी उस लड़की को बहला फुसला कर ले गया और उसका बलात्कार करने की कोशिश की। शकुंतला अपने आप को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही। पकड़े जाने के खौफ से पंडित ने उसकी हत्या कर दी। कहते हैं शकुंतला बहुत मासूम थी। उसकी आत्मा यहाँ भटकती रही और फिर यहाँ कत्ल की पुरस्कार वारदातें होने लगी। हर तीसरी चौथी रात किसी न किसी आदमी की लाश मिलती जिसे गला घोंट कर हलाक कर दिया गया होता। बहुत जल्द ये बात मशहूर हो गई कि शकुंतला की आत्मा इंतकाम ले रही है। लोगों ने इस तरफ आना छोड़ दिया और रफ्ता रफ्ता ये जगह वीरान होती चली गई। मैंने पूछा, तुम्हें इस तरफ आते हुए डर क्यों नहीं लगा? वो बोला, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता। महीने में एक आध मर्तबा यहाँ आना होता है। अच्छा शिकार मिल जाता है, किसी की मुदाखलत का खदशा भी नहीं होता। मैंने कहा, यहाँ आमदोरफ्त का रास्ता किस तरफ से है? उसने एक तरफ इशारा किया। बोला, उधर सुर्ख पहाड़ी के साथ एक रास्ता है। उन पहाड़ियों की दूसरी तरफ भी एक छोटी सी झील है जिसके करीब एक माड़ू कबीला आबाद है। उस बस्ती के साथ ही वो सड़क है जो आगे जाकर जयपुर जाने वाली हाईवे से मिल जाती है। मैंने पूछा, हाईवे का फासला कितना है यहाँ से? उसने कहा, तकरीबन 40 मील। मैंने कहा, तो तुम्हें आत्माओं पर विश्वास नहीं है? लेकिन तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि ये उसी शकुंतला की आत्मा है जिसने वो चीखा। नहीं। मैंने कहा, अभी जब ये तुम्हारा गला घोंटेगी तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा और फिर तुम्हारी आत्मा भी यहाँ भटकती रहेगी। उसने मेरी बात का यकीन किया या नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ कि उसने कुछ दूर जमीन पर पड़ी हुई अपनी बंदूक की तरफ छलांग लगा दी। मैंने उसे बंदूक तक नहीं पहुंचने दिया और रास्ते में ही दबोच लिया। वो चीखता चिल्लाता रहा, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त में आ गई। अगर उस शख्स से खुशगवार माहौल में मुलाकात होती तो सूरत हाल कुछ और होती, मगर उसने रत्ना के साथ ज्यादती करके अपनी मौत का जवाज पैदा कर लिया था। मैंने उसकी गर्दन को सिर्फ 2 झटके दिए। वो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। उसके हलक से अजीब सी आवाजें निकली और कुछ ही देर के बाद वो बेहिस्सो हरकत हो गया। मैंने उसकी टी शर्ट और पैंट उतारी और लाश को घसीट कर कॉटेज के पिछली तरफ झाड़ियों में भेड़ियों की खुराक बनने के लिए डाल दिया। मैं ऐसे शख्स के साथ रहम दिलाना सलूक करने को तैयार नहीं था जो मेरे साथ बिला वजह पंगा लेने की कोशिश करता। मैंने रत्ना की तरफ देखा, कहा, झील पर चलकर मुंह हाथ धो लो और ये कपड़े पहन लो। नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। रत्ना ने मेरी तरफ देखा, बोली, नाश्ता? जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। मैंने उसे कहा, हाँ, इसकी जीप में नाश्ता नहीं बल्कि खाने का सामान भी मौजूद है। रत्ना चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही। फिर हम दोनों झील के किनारे पर आ गए। मैंने भी मुंह हाथ धो लिया। जीप के करीब आकर रत्ना कपड़े बदलने लगी और मैंने जीप के पिछले हिस्से में पड़े हुए मुर्दा काले हिरन को घसीट कर एक तरफ डाल दिया। उसे अपने साथ ले जाना जरूरी नहीं था। जीप में काले हिरन की मौजूदगी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। रत्ना कपड़े बदल कर जीप के करीब आ गई।
मैंने जीप में से थर्मस और टिफिन निकाल लिया और इधर उधर देखते हुए घास पर एक जगह बैठ गया। रत्ना भी मेरे करीब बैठ गई। अब वो रात वाली रत्ना से बहुत मुख्तलिफ थी। रात को तो किसी अनजाने खौफ और सर्दी ने उसे अधमुआ कर दिया था। मैंने टिफिन खोल लिया। एक डिब्बे में पराठे थे, दूसरे में आलू और मेथी की भुजिया और तीसरे में मुर्ग की भुनी हुई रानें। खाना इतनी मिकदार में था कि हम दोनों का पेट भरने के बाद भी बच गया, जिसे मैंने उसी तरह खुला छोड़ दिया। ये टिफिन साथ ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये ऐसे ही खुला पड़ा रहे, हमारे जाने के बाद किसी जानवर का भला हो जाए। चाय भी खुश जायका थी, वाकई मजा आ गया था। फ्लास्क में कुछ चाय बच गई, जिसे मैंने जीप में रख लिया। रत्ना जब जीप में बैठने लगी तो मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। वो नंगे पैर थी। मैंने कहा 1 मिनट। मैं हट की तरफ गया। कॉटेज के पीछे वो लाश अभी तक जानवरों की नजरों में नहीं आई थी। मैं उसके पैरों से जॉगर्स उतार कर वापस आ गया। इत्तेफाक से वो जॉगर्स भी रत्ना को फिट आ गए। जीप पर बैठते हुए मुझे अचानक ही एक और ख्याल आया और मैंने मुर्दा हिरन उठाकर दोबारा जीप में डाल दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। उसके साथ ही मेरी नजर डैशबोर्ड का भी जायजा ले रही थी। फ्यूल बताने वाली सुई E और F के बीच में थी, जिसका मतलब था कि पेट्रोल की टंकी आधी के करीब है। मैंने जीप एक हल्के से झटके से आगे बढ़ा दी और झील के किनारे की तरफ मोड़ लिया। रत्ना अपने लिबास की तलाशी ले रही थी। एक जेब में सिगरेट का पैकेट, लाइटर और कुछ रेजगारी थी, जबकि पिछली जेब में वॉलेट था। वॉलेट खोलते ही रत्ना की आंखों में चमक सी उभर आई। उसमें तकरीबन 6,000 रुपए की रकम मौजूद थी।